कंटिन्यू करते हैं फिर। कंटिन्यू करें, नहीं करना है? कहाँ तक हुआ था? जोर से बोलो। अच्छा, मध्य। तो मिडिल क्लाउड कर रहे थे हम लोग। बोलो। संडे को टेस्ट होने वाला है, ठीक है? टॉपिक्स नहीं पता है, नोट करो। नोट करेंगे जल्दी से। पहला टॉपिक आपका यूनिवर्स। फर्स्ट टॉपिक है यूनिवर्स। नोट करो जल्दी से, आपसे कह रहा हूँ मैं, पीछे नोट कर लो, ये तो साइड में नोट कर लो। देखिए पहला टॉपिक है यूनिवर्स, नोट किया सभी ने। सेकंड टॉपिक है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म। अच्छा हिंदी में भी बोलो एक बार, है ना? यूनिवर्स लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे ब्रह्मांड, लिखेंगे ब्रह्मांड। फिर लिखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, नोट किया। थर्ड टॉपिक लिखेंगे एटमॉस्फेयर वायुमंडल। एटमॉस्फेयर वायुमंडल लिखेंगे, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, नोट किया। फिर लिखेंगे क्लाइमेटोलॉजी, लिखेंगे क्लाइमेटोलॉजी, हिंदी वाले लिखेंगे जलवायु, लिखेंगे क्लाइमेटोलॉजी जलवायु। फिर लिखेंगे ओशनोग्राफी, फिर लिखेंगे ओशनोग्राफी, लिखेंगे ओशनोग्राफी। नोट किया सभी ने। फिर लिखेंगे कॉन्टिनेंट, ओशनोग्राफी लिखा, ठीक है, महासागर संबंधी है। नोट किया। फिर लिखेंगे कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के महाद्वीप। नहीं कराऊंगा, आज कराऊंगा ना मैं, आज कल की क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना कराऊंगा कॉन्टिनेंट्स में उतने पूछा जाएगा, है ना? लगभग 7 नहीं पूछे जाएंगे, 6 नहीं पूछे जाएंगे, जितने अगर 1 या 2 कवर होते हैं तो उतनी आएंगे, है ना? सपोज करो कोई मैंने कॉन्टिनेंट पूरा करा दिया, जैसे एशिया करा दिया, तो एशिया से संबंधित जितना भी मैटर है आपको पूरा करना है ना? उसमें सब कुछ आ गया कि एशिया में कौन कौन से फेमस रेंजेस हैं, माउंटेन्स है, सब कुछ आ गया, ठीक है? तो इतना टॉपिक कर लेना आप लोग। चार सब्जेक्ट है, जिस दिन आपको संडे में टेस्ट है, ज्योग्राफी के अलावा और भी सब्जेक्ट आ रहा है? मुझे तो देखो, मुझे तो ये कंफर्म था कि मेरा सब्जेक्ट था सबसे पहले, है ना? और वही मैं सोच के चला था कि मेरा सब्जेक्ट है केवल।
मैं सभी लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक मिनट में बोलो, है ना। एक क्वेश्चन है, आप जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहते हो, आप अपने सब्जेक्ट की चॉइस बताओ। ओल का ये तो तैयार है, ओल के लिए आप बताओ कैसे कह रहे हो, और बच्चे में तो है। आप बोलो। एक काम करते हैं, इस वीक हम रहने देते हैं, है ना। नहीं, मैं तो आपके लिए बोल रहा था कि आप बोल रहे थे ना टाइम नहीं है, फिर एक हफ्ते और टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। बोलो। केवल क्वालिटी, हाँ तो केवल क्वालिटी तो है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। चलो आज मैं बात कर लेता हूँ, कल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है मुझसे। आपको लगता है कि आप तेज बोल रहे हो, लेकिन जो यहाँ पे होता है ना, तो उसका हवा की वजह से आपकी जो वॉइस है पिछले आती नहीं आती है वॉइस। थोड़ा तेज बोला करो। तो आपको कब से बोला गया है? मैंने तो कल बताया, अब मैं बोलूं? अब मैं बोलूं, ठीक है। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ये वाला जो बैच स्टार्ट हुआ था न्यू सेशन वाला, तो मैंने इस वाली क्लास में, बॉयज वाली क्लास में, तो और सब्जेक्ट के लिए भी तो आप रेडी नहीं हो ना। चलो ठीक है, उस इशू के बारे में बात कर लूंगा, लेकिन मैं आपसे वही चीज कहता हूँ कि आपको तैयारी करनी है तो फिर सीरियस हो जाओ। आप मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं आपको कल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और कोशिश यही करूंगा कि जो आपकी बात है वही रहे, कोशिश मैं यही करूंगा, आपकी बात वहीं पर, ठीक है। ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटी ले लो, 2 सब्जेक्ट ले लो ना, है ना, केवल 2 काफी रहेंगे। कंटिन्यू करते हैं, लिखेंगे मिडल क्लाउड्स। लिखेंगे मिडल क्लाउड्स, ठीक है, लिखेंगे मिडल क्लाउड्स, ठीक है। तो इसमें हमें 2 पढ़ रहे थे, एंडोक्यूमुलस और एंड्रोस्टेटस। मध्य कपासी और मध्य श्रेय मेघ। अब इसमें से एक हम पढ़ चुके हैं, मध्य कपासी हो चुका है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से? एंड्रोस्टेटस से। लिखेंगे मध्य श्रेय मेघ, लिखेंगे मध्य श्रेय मेघ। फर्स्ट वाला हमने कवर कर लिया है, तो हम सेकंड वाला पढ़ेंगे जिसका नाम है मध्य श्रेय मेघ, ठीक है। अब मिडल क्लाउड्स, तो आप समझ सकते हैं कौन सी रेंज वाले हैं, जो कि 20,000 से 7,000 की रेंज तक के हैं, ठीक है। अब इसमें भी 2 है, एंडोक्यूमुलस हमने पढ़ लिया, हम स्टार्ट करेंगे एंड्रोस्टेटस। अब जो एंड्रोस्टेटस क्लाउड्स है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन से कलर का है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड्रोस्टेटस जो क्लाउड है, जो मध्य श्रेय मेघ है, ये कौन से रंग के होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन से रंग के होते हैं, तो ब्लू कलर के क्लाउड्स होते हैं। आपने आसमान में देखे होंगे कुछ नीले कलर के बादल होते हैं,
वो नीले कलर के जो बादल होते हैं वो कौन से होते हैं? वो एल्टोस्टेटस क्लाउड्स होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? पहले समझ लो फिर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब जो एल्टोस्टेटस क्लाउड्स हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें दोनों में कंपेयर करना है। दोनों में कैसे? आपने हाई क्लाउड्स पढ़े थे, कौन से थे? पश्चात में, ठीक है, साइरस वाले आप लोगों ने पढ़े हैं। इसी तरह आप पढ़ोगे फिर लो क्लाउड्स भी पढ़ोगे, ठीक है, स्तरीय वाले। अब अगर मैं बात करूं हाई क्लाउड्स की और लो क्लाउड्स की, तो जो स्टेटस है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। जैसे आपने साइरोस्टेटस पढ़ा, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं एल्टोस्टेटस पढ़ रहे हैं, इसी तरह वहां पर आप क्या पढ़ेंगे? स्टेटस क्लाउड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड तीनों में आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को कंपेयर करके पूछता है कि जो इसका कलर है, या फिर अगर बात करी जाए डार्कनेस की, तो किसके अकॉर्डिंग ज्यादा होगी और किसके अकॉर्डिंग कम होगी? इसकी एल्टोस्टेटस क्लाउड की। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि ब्लू कलर का है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो एल्टोस्टेटस क्लाउड्स हैं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे? पश्चात मेघ से। पश्चात मेघ में भी तो आपने पढ़ा है स्टेटस क्लाउड्स, पढ़ा है, ठीक है। उसके मुकाबले तो इसका कलर कैसा होता है? डार्क होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लो क्लाउड्स की, तो वहां पर हम पढ़ेंगे निम्बोस्टेटस, ठीक है। उसके मुकाबले इसका कलर कैसा होता है? लाइट होता है, ठीक है। दो पॉइंट क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? आपने एल्टोक्यूमुलस जब पढ़ा था तो आपने उसमें वेदर से संबंधित कोई पॉइंट पढ़ा है। क्या पॉइंट पढ़ा है? मौसम में परिवर्तन के संकेत देते हैं कौन से क्लाउड्स? हमारे एल्टोक्यूमुलस। अब इसके अपोजिट कौन है? एल्टोस्टेटस। इसके अपोजिट एक ही परिवार में जन्मे हैं, दो बच्चे हैं, दो भाई हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग है। तो यहाँ पर क्या है? जो एल्टोस्टेटस क्लाउड्स हैं वो किसके निर्देशक होते हैं? तो फाइन वेदर के निर्देशक होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट करना शुरू करेंगे। पहले हिंदी वाले कंटिन्यू करेंगे। लिखेंगे मध्यस्थीय मेघ, लिखेंगे मध्यस्थीय मेघ का रंग, मध्यस्थीय मेघ का रंग, मध्यस्थीय मेघ का रंग, मध्यस्थीय मेघ का रंग नीला होता है। मध्यस्थीय मेघ का रंग नीला होता है। मध्यस्थीय मेघ का रंग नीला होता है, नीला होता है। मध्यस्थीय मेघ, मध्यस्थीय मेघ पश्चातस्थीय मेघ के मुकाबले, पश्चातस्थीय मेघ के मुकाबले अधिक गहरे रंग के होते हैं, अधिक गहरे रंग के होते हैं। और जबकि वर्षा स्तरीय मेघ के मुकाबले, और जबकि वर्षा स्तरीय मेघ के मुकाबले, और जबकि वर्षा स्तरीय मेघ के मुकाबले हल्के रंग के होते हैं। और जबकि वर्षा स्तरीय मेघ के मुकाबले, और जबकि वर्षा स्तरीय मेघ के मुकाबले हल्के रंग के होते हैं, हल्के रंग के होते हैं। नोट किया? थर्ड पॉइंट लिखेंगे मध्यस्थीय मेघ, मध्यस्थीय मेघ, मध्यस्थीय मेघ साफ मौसम, मध्यस्थीय मेघ साफ मौसम के निर्देशक होते हैं। मध्यस्थीय मेघ, मध्यस्थीय मेघ साफ मौसम के निर्देशक, मध्यस्थीय मेघ साफ मौसम के निर्देशक होते हैं, साफ मौसम के निर्देशक होते हैं। नोट के सभी ने? इंग्लिश वाले कंटिन्यू करेंगे। लिखेंगे एल्टोस्टेटस क्लाउड्स, एल्टोस्टेटस क्लाउड्स, एल्टोस्टेटस क्लाउड्स एल्टोस्टेटस क्लाउड्स are of the blue color, are of the blue color which characterize, which consists भी लिख सकते हैं आप लोग, एक बार ये भी लिख सकते हैं हम, which consists thin sheets, which consists thin sheets
which consists thin sheets. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे it indicates fine weather, it indicates fine weather, it indicates fine weather. Altostatus clouds are lighter than the nimbostratus clouds. स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये आएगा, ठीक है। अभी नाम लिखिए केवल nimbostratus clouds and darker than the cirrostratus cloud, and darker than the cirrostratus cloud, and darker than the cirrostratus clouds। स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, यहां से नोट कर सकते हैं हम लोग। स्टेटस क्लाउड नोट कैसे मीनिंग, ठीक है। तो मिडल क्लाउड्स में हमने कौन सा पढ़ा है, एल्टोस्टेटस। अब यहाँ पर वर्ड कौन सा आ रहा है, स्टेटस, आपने देखा, ठीक है। तो मैंने आपको किस तरह समझाया था, एस फॉर स्टेटस और एस फॉर शीट। तो आप समझ सकते हैं वह बादल जो कि नीले रंग का है और किस फॉर्म में, शीट की फॉर्म में, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एल्टोस्टेटस के नाम से जानते हैं। अब ये टाइप के बादल तो हमें ऊपर भी मिल रहे थे और नीचे की साइड में मिलेंगे, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो आप इस तरह पहचान सकते हैं, जो कि 20,000 से 7,000 की ऊंचाई तक हमें मिलते हैं, वो कौन से क्लाउड्स होते हैं, तो वह एल्टोस्टेटस क्लाउड्स होते हैं। जिनका कलर कैसे होता है, तो कलर किस रूप का है, तो ब्लू कलर इनका होता है, ठीक है। अब अगर इनको कंपेयर किया जाए किससे, स्टेटस क्लाउड से, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो कंपेयर करा जाए किससे, साइरोस्टेटस से, ठीक है। तो साइरोस्टेटस के मुकाबले तो कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, ठीक है। साइरोस्टेटस कहने का मतलब है पक्षाब वाले में, पक्षाब में आपने स्टेटस पढ़ा था, ठीक है। और एक स्टेटस आप कहाँ पर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आप जब मैं आपको निम्बो स्टेटस कराऊंगा, मतलब इससे नेक्स्ट वाला जो कराऊंगा, ठीक है, उसके मुकाबले कैसे होते हैं, लाइटर होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है, जो एल्टोक्यूमुलस है और जो एल्टोस्टेटस है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट वाले भाई हैं, सौतेले भाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे ये मौसम के परिवर्तन के निर्देशक थे, कौन, मध्य कपासी मेघ, और ये साफ मौसम के निर्देशक है, कौन, मध्य मेघ। नोट कैसे मीनिंग, ठीक है। आज इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो इसके बाद हमारा लास्ट टाइप बचेगा, उसके बाद हम कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे नेक्स्ट है हमारे लो क्लाउड्स। लिखेंगे लो क्लाउड्स। अब लो क्लाउड्स कौन से हमारे, कौन बताएगा, लो क्लाउड्स कौन से हैं, लो क्लाउड्स कौन से हैं, बिल्कुल, जो 7,000 से नीचे वाले हैं, जो 7,000 फीट की हाइट से नीचे वाले क्लाउड्स हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, लो क्लाउड्स के नाम से। कौन से क्लाउड यहाँ पर पाए जाते हैं, तो स्टेटस क्लाउड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 टाइप के क्लाउड पाए जाएंगे। पहला हो गया हमारा स्टेटस क्लाउड, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रीम मेघ, ठीक है। इसके अलावा स्टेटस क्यूमुलो, और निम्बो स्टेटस। ठीक है, तो लिखेंगे लो क्लाउड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, लो क्लाउड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, लो क्लाउड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। डेफिनेशन में आपको बताया कि लो क्लाउड्स कौन से हैं, कितने हाइट वाले हैं, ठीक है। तो लिखेंगे लो क्लाउड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, स्टेटस क्लाउड, स्टेटस क्लाउड, स्टेटस क्लाउड, नंबर 2 स्टेटस क्यूमुलो क्लाउड, स्टेटस क्यूमुलो क्लाउड, नंबर 3 निम्बो स्टेटस क्लाउड, नंबर 3 निम्बो स्टेटस क्लाउड। हिंदी वालों लिख लिया है, लिख सकते हैं,
नोट किया। अब फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग है हमारी स्टेटस क्लाउड, तीसरे में लिखेंगे स्टेटस क्लाउड। नोट किया सभी ने? ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? स्टेटस क्लाउड की। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है? जो स्टेटस क्लाउड है ये कैसे क्लाउड है? तो ये डेंस क्लाउड है। डेंस समझते हैं? मैंने पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट क्या है? डेंस क्लाउड है और किसकी तरह? लाइक फॉग। डेंस समझते हैं? घनत्व हिंदी वाले समझ रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो? डेंस यहां पर आप बोल सकते हैं कैसे? घना। ठीक है, घन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो जाएगा तो वह क्लाउड जो कि घने हैं। बात क्लियर है? और किसकी तरह घने हैं? लाइक फॉग। फॉग लाइक क्लाउड्स हैं। जिस तरह कोहरा आपने देखा होगा, कभी कभी कोहरा इतना घना होता है कि उसमें कुछ क्लियर नहीं दिखता है, और कभी कभी हमें उसमें विजिबल होता है, हम विजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो किसकी तरह है? कोहरे की तरह है और काफी डेंस क्लाउड है। कौन से? स्टेटस क्लाउड। पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? ये कौन से कलर के हैं? तो याद रखिए इनका कलर कैसा है? ग्रे। ग्रे कलर समझते हैं? स्लेटी कलर। ठीक है, ग्रे कलर को क्या बोल सकते हैं? स्लेटी कलर। अब जो हमारे स्टेटस क्लाउड है ये किसके फेमस है? ये फेमस है डल वेदर के लिए। जैसे आज आपने देखा, आज जब आप आ रहे थे क्या देख रहे थे? आज बारिश हो रही थी। ठीक है, लेकिन बारिश वाले मैंने जो आपको मेघ बताए वो निम्बो स्टेटस बताएं कि निम्बो स्टेटस जो होते हैं वो हमारे रेनी क्लाउड्स होते हैं। लेकिन जो हमारे स्टेटस क्लाउड है ये भी कौन से वाले क्लाउड है? ये बरसात वाले क्लाउड है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मैं बात करता हूँ ड्रिजल की, आपने वर्ड सुना होगा ड्रिजल। मैंने आपको ड्रिजल भी बताया था, मैंने आपको वर्गा भी बताया था। अब ड्रिजल कौन सी बारिश है? जो आज है। आज कौन सी बारिश थी? आज ड्रिजल थी। ठीक है, तो ड्रिजल के लिए कौन से बादल फेमस हैं? तो ड्रिजल के लिए हमारे स्टेटस क्लाउड भी फेमस है। बात क्लियर है? तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे यह मेघ काफी घने होते हैं। यह मेघ काफी घने होते हैं। यह मेघ काफी घने होते हैं। यह मेघ काफी घने होते हैं जो कि कोहरे के समान होते हैं। जो कि कोहरे के समान होते हैं। जो कि कोहरे के समान कोहरे के समान होते हैं। जो कि कोहरे के समान होते हैं। फैन बंद करना, मेरा फैन बंद कर पानी। जो कि कोहरे के समान होते हैं। नोट किया सभी ने? सेकंड पॉइंट लिखेंगे इनका रंग सलेटी होता है। इनका रंग सलेटी होता है। इनका रंग सलेटी होता है। नोट किया? थर्ड पॉइंट लिखेंगे यह बादल खराब मौसम के निर्देशक होते हैं। यह बादल खराब मौसम के निर्देशक होते हैं। यह बादल खराब मौसम के निर्देशक होते हैं जो कि रिमझिम वर्षा के लिए रिमझिम वर्ड यूज करते हैं आप लोग, फुहार भी बोलते हैं। जो कि रिमझिम ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फुहार वर्षा के लिए जाने जाते हैं। जो कि रिमझिम ब्रैकेट लिख सकते हैं फुहार वर्षा के लिए जाने जाते हैं। वर्षा के लिए जाने जाते हैं। वर्षा के लिए जाने जाते हैं। नोट क्या सभी ने? इंग्लिश वाले कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे these are dense low-lying clouds. These are dense low-lying clouds
these are dense low lying clouds like fog the color of stratus cloud is gray color. The color of stratus cloud is gray color. The color of stratus cloud is gray color. नोट किया? थर्ड पर लिखेंगे these are the indicators of the dull weather. These are the indicators of the dull weather. Next one लिखेंगे these clouds are famous for the drizzle. नोट किया? अगर वर्ड इंग्लिश वाले को हिंदी में लिखना तो लिख सकते हैं फोहार, जिससे याद रहे आप लोगों को। These clouds are famous for the drizzle. नोट किया सभी ने? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लो क्लाउड्स में 3 भाई हैं, इस तरह समझ सकते हैं। लो क्लाउड्स जो है, लो क्लाउड्स के 3 भाई हैं, ठीक है। अब पहले भाई का नाम क्या है? स्टेटस क्लाउड, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम मेघ, ठीक है। अब जो स्टेटस क्लाउड है ये कैसे होते हैं? काफी डेंस क्लाउड होते हैं, काफी घने बादल होते हैं जो कि फोग जैसे दिखते हैं या फोग जैसे होते हैं। फोग मतलब कोहरे जैसे होते हैं। अगर इनके कलर की बात करी जाए तो कलर कैसे होता है? ग्रे कलर होता है, स्लेटी कलर होता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? ये जो क्लाउड्स होते हैं ये किस लिए जाने जाते हैं? ये खराब मौसम के लिए जाने जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, आज का आपने दिन देखा है, तो आज का जो दिन है वो कैसा है? मौसम खराब ही है, ठीक है। ना तो बरसात सही से हो रही है और ना ही कुछ काम करने दे रही है, उसने काम भी रोक रखे हैं लोग के, ठीक है। तो जो खराब मौसम के लिए जाने जाते हैं वो कौन से बादल जाने जाते हैं? स्टेटस क्लाउड। या फिर वह बादल जो कि ड्रिजल के लिए जाने जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? स्टेटस क्लाउड के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? तो पहला जो पर्सन है वो कंप्लीट होता है। अब दूसरे भाई की बात करेंगे। दूसरा भाई कौन सा है? बिल्कुल, लिखेंगे हेडिंग स्टेटस क्यूमुलो, लिखेंगे स्टेटस क्यूमुलो। लिखेंगे स्टेटस क्यूमुलो। स्टेटस क्यूमुलो, ठीक है। स्तरीय कपासी मेघ, लिखेंगे स्तरीय कपासी मेघ, स्तरीय कपासी मेघ। नोट के सभी ने, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है जो स्टेटस क्यूमुलो क्लाउड है इसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो पहला पॉइंट, वहां पर आपने जो इसका भाई देखा वो कौन से कलर का था? ग्रे कलर का था, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ किसकी? स्टेटस क्यूमुलो की, तो दोनों भाई हैं। अब अगर एक फैमिली की बात करी जाए, अगर 2 लड़के हैं, अगर एक गोरा है तो दूसरा भी गोरा ही होगा, संभावना तो ये है, ठीक है। 90% चांस तो ये होते हैं, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, 90%, मैंने इसलिए 90% बोला, ठीक है। कुछ परसेंट चांस होते हैं कि एक ब्लैक हो सकता है, ठीक है, एक व्हाइट भी हो सकता है, एक इसकी थोड़ी सी व्हाइट हो सकती है, इसकी थोड़ी सी डार्क भी हो सकती है, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट हम इस तरह यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे कि जब दूसरे वाला भाई कौन से कलर का है? ग्रे कलर का है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है कि स्टेटस क्यूमुलो जो हमारे ये वाले मेघ है, स्तरीय कपासी मेघ है, इनका भी कलर कैसा होगा? ग्रे होना चाहिए, है ना। पॉसिबिलिटी तो ये है। लेकिन तीनों उंगलियां, या फिर आपने डायलॉग सुना होगा, काफी लोग बोलते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। अगर घर में 5 लड़के हैं तो 5 एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट वो भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ग्रे कलर के तो हैं लेकिन थोड़े से व्हाइट भी, ठीक है। फैमिली का सर तो होगा, आपने जैसे सुना होगा कि खून का सर होगा, खून का सर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा सर। तो कौन से कलर का है? ग्रे और व्हाइट कलर का। पहला पॉइंट हुआ वो ग्रे कलर के थे, और ये कौन से कलर के हैं? ग्रे प्लस व्हाइट। अब जो इनके भाई थे, ठीक है, जो दूसरे वाला लड़का था वो कैसा था? वो किस में विश्वास करता था? खराब मौसम में, ठीक है, कि ना कुछ काम करूंगा ना करने दूंगा।
लेकिन जो दूसरे वाला भाई है ये कहता है कि हमें कुछ तो करना नहीं है, लेकिन दूसरों को क्यों परेशान करना, है ना। तो क्या कहते हैं, ये किसके इंडिकेटर होते हैं, ये इंडिकेटर होते हैं फाइन वेदर के। किसके इंडिकेटर है, फाइन वेदर, साफ मौसम। एक भाई ने परेशान किया, आज आप देख रहे हो, लेकिन कल दूसरे वाला भाई आ सकता है, तो क्या रहेगा, फाइन वेदर रहेगा। तो किसके इंडिकेटर है, साफ मौसम के। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर इसके कलर से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्रे कलर तो फैमिली का कलर हो गया, व्हाइट कलर भी तो आ रहा है। अब आपने कंसेप्ट सुना होगा कि जो इंसान का कलर निखरता है या जो फेयरनेस आती है वो कौन से मौसम में आती है, बरसात में। मैंने भी सर्दी सुनी है, बरसात तो नहीं सुनी है। गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं, है ना, गर्मी तो हो ही नहीं सकता, बरसात में हो सकता है, चलो ठीक है, इनका पॉइंट हो सकता है। एक जैसे ही रहता है, क्यों एक जैसा क्यों रहता है, सपोज फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। सपोज करो इंडिया के ही पर्सन को, उसकी स्किन सही है, आप वेस्ट इंडीज भेज दो या साउथ अफ्रीका भेज दो, ठीक है, आप वहां पर फेस करोगे 45 डिग्री से अधिक का तापमान, और वो भी 8 से 9 महीने। तो उसी इंसान का जो कलर है वो कैसे हो जाएगा, सांवला कलर हो जाएगा। सांवला क्या, वो पूरा एंटीनी बन जाएगा, आप ये बोलो, ठीक है। और आप उसी इंसान को जिसकी स्किन कैसी है, थोड़ा सा सामने लड़का है, आप उसको भेज दो जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो हो सकता है उसके कलर में थोड़ी सी फेयरनेस आ जाए। तो फैक्टर तो डिपेंड करते हैं। पीछे कुछ कहना चाह रहे हैं वो, बोलो। एक फैक्टर फिर बताता हूं मैं तुम्हें, ऐसा नहीं है, देखो सुन लो, देखो फैक्टर मैं आपको बताता हूं, सुन लो, है ना, पॉइंट सुन लो। एक तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है, इसके अलावा आपके पास पैसा होना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता है कि भाई किसी की स्किन डार्क है कैसी है, अगर पैसा है तो कोई भी इंसान निखर सकता है, ध्यान रखना। होता है, क्यों नहीं होता है, वही तो कह रहा हूँ। सलमान खान आपने देखा है, एग्जाम्पल सुन लो, सलमान खान जो है उनकी एज कितनी है बताओ, 24, 45 से ऊपर, 50 के आसपास, कितनी एज है। अब आप देख लो उस उम्र में भी कितने फिट दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, पैसा है। अगर पैसा ना हो तो आप देख लेना सलमान खान की कंडीशन क्या है। तो ये फैक्टर पे डिपेंड करता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, पैसा अच्छा होगा तो लुक दिखेगा, पर्सनैलिटी भी दिखेगा, है ना। तो सेम फैक्टर है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कलर कौन सा आ रहा है, व्हाइट। व्हाइट जो कलर है वो व्हाइट कलर जो निखरता है या फिर स्किन का जो कलर व्हाइट होता है वो कौन से मौसम में होता है, विंटर वाले मौसम में। अभी आपने पॉइंट को बताया ना कि सर्दियों में रंग निखरता है, ठीक है, आप लोगों ने बताया, मैं भी एग्री करता हूँ। तो ध्यान रखेंगे ये जो बादल हैं ये कौन से मौसम में पाए जाते हैं अधिकतर, तो विंटर वाले मौसम में इनको देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स को लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। स्त्री कपासी मेघ, स्त्री कपासी मेघ, स्त्री कपासी मेघ सलेटी और सफेद रंग के होते हैं, 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 जो कि साफ मौसम के, जो कि साफ मौसम के, जो कि साफ मौसम के निर्देशक होते हैं, जो कि साफ मौसम के निर्देशक, जो कि साफ मौसम के निर्देशक होते हैं, जो कि साफ मौसम के निर्देशक होते हैं, जो कि साफ मौसम के निर्देशक होते हैं। नोट कैसे कीजिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह मेघ यह बादल, यह मेघ या फिर आप लिखते हैं यह बादल मुख्य रूप से, यह मेघ यह बादल मुख्य रूप से, यह मेघ या फिर यह बादल मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में देखने को मिलते हैं, सर्दियों के मौसम में
देखने को मिलते हैं। सर्दियों के मौसम में देखने को मिलते हैं। सर्दियों के मौसम में देखने को मिलते हैं। सर्दियों के मौसम में देखने को मिलते हैं। सर्दियों के मौसम में देखने को मिलते हैं। नोट किया सभी ने? इंग्लिश वाले कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे these are the grey white clouds. These are the grey white clouds. Grey white clouds. These are the indicators. These are the indicators of the fine weather. 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 These clouds cover the entire sky. These clouds covers the entire sky. These clouds covers the entire sky in the winter season. These clouds covers the entire sky in the winter season. These clouds covers the entire sky in the winter season. नोट किया सभी ने? अब अगर इसकी शेप की बात करी जाए तो आपने पीछे देखा स्टेटस बढ़ाया तो शीट की तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्टिकुलर इनके हम प्रीफिक्स से या सफिक्स से समझ सकते हैं कौन सी क्लाउड की शेप कैसी होगी। ठीक है, जैसे अगर बढ़ रहा है क्यूमुलो तो कौन सी शेप होगी? लाइक कॉलीफ्लावर, गोभी जैसी या फिर कॉटन जैसी। ठीक है, वूली से या फिर आप बोल सकते हैं बम्पी से। वह क्लाउड जो कि बम्पी से होते हैं या फिर वूली से होते हैं या फिर कपास जैसे होते हैं या फिर कॉलीफ्लावर जैसे होते हैं तो उनको बोलेंगे क्यूमुलो क्लाउड्स। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, वह क्लाउड्स जिनके पास बढ़ आ रहा है स्ट्रेटो या फिर स्टेटस तो कौन से टाइप के होंगे? शीट जैसे क्लाउड होंगे। ठीक है, शीट समझते हैं सभी लोग? ठीक है, इसके अलावा और तीसरी टाइप कौन सी है हमारे पास? भूल गए? एक हफ्ते में भूल गए? तीसरी टाइप कौन सी है? बिल्कुल, अगर बढ़ आ रहा है सायरो या फिर साइरस तो कौन से टाइप के होंगे? पतले होंगे, थिन होंगे। ठीक है, तो कौन से टाइप के होंगे? थिन होंगे, पतले से होंगे, नाजुक से होंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इनकी शेप होती है और इनकी शेप आपको नेट से देखी है, नेट से देख लेना। हमारे पास प्रोजेक्टर की फैसिलिटी नहीं है, अदरवाइज मैं आपको पिक भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट भाई है और लास्ट भाई है और इम्पोर्टेंट वन है निम्बो स्टेटस। तीनों भाइयों में सबसे महत्वपूर्ण भाई कौन सा है? निम्बो स्टेटस, वर्षा स्त्रिय वाला। लिखेंगे निम्बो स्टेटस क्लाउड। बोलो। ठीक है, ठीक है, नहीं ऑप्शन में ये नहीं आएगा कि कौन से साफ मौसम के। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता भी है तो अगर ऑप्शन में ये होगा तो दूसरे वाला नहीं होगा, वो इसके अकॉर्डिंग पूछेगा। फिर ऑप्शन में दो इस तरह के नहीं होंगे, फिर वही ऑप्शन में होगा जो कि एक हो। बात समझो? फिर ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे। और अगर कभी बाई चांस इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड देख लो, चाहे आप यूपी बोर्ड देख लो, चाहे आप यूपीएससी देख लो, हर अगर मैं पेपर की बात करूँ एक ना एक क्वेश्चन इस तरह का होता है जिसमें आए दो क्वेश्चन को फिर या दो ऑप्शन को सही ठहरा देता है। अगर इस तरह की कंडीशन अगर होती है, कोई कंट्रोवर्सी वाली कंडीशन होती है तो वहां पर दोनों ऑप्शन को सही ठहराया जाता है, ए बी और फिर बी। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह के हो जाते हैं बाय मिस्टेक। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर इस तरह के क्वेश्चन को पूछ रहा है तो अगर ऑप्शन में ये दिया गया है तो फिर दूसरे वाला नहीं होगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन में दोनों आ गए, आपने किसी पे टिक कराया और किसी पर्सन ने किसी पे टिक कराया, दोनों ही आंसर करेक्ट है, तो फिर आयोग दोनों ही क्वेश्चन के आंसर को सेट कराता है। ठीक है, बोलो। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? बात समझो। जब यहाँ पर स्टेटो बढ़ा रहा है तो शीट जैसे, क्यूमुलो बढ़ा रहा है तो थोड़े से कैसे कॉलीफ्लावर जैसे, तो उसके मिक्सअप हो गया। बात समझो, दोनों का मिक्सअप। ठीक है, अब लास्ट में लिखेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें 3 स्टार बना लो। ठीक है, निम्बो स्टेटस, नी को मत लिख देना, निम्बो मैं वर्ड लिख रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे वर्षा स्त्रिय में।
वर्षा, स्त्रीय, मेघ। नोट किया सभी ने? ठीक है, तो तीनों भाई एक ही फैमिली के पर्सन है, एक ही फैमिली के हैं, सगे भाई हैं, कोई डिफरेंस तो नहीं है। और तीनों कलर आप देख लो कैसा है, ग्रे कलर का है। अब ग्रे उसका भी था पिछले वाले भाई का, इस वाले का जो मिड वाला भाई है इसका भी ग्रे व्हाइट कलर था। अब इसका जो पॉसिबिलिटी कलर है वो कौन सा होना चाहिए? ग्रे होना चाहिए, पक्का 100%? ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी तो नहीं है। अगर एक फैमिली में 3 लड़के हैं तो जरूरी है तीनों के कलर फेयर ही हो? जरूरी तो नहीं है ना। आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल सही पॉइंट है, डार्क ग्रे। इसका भी कैसा कलर है? ग्रे कलर है, लेकिन ग्रे में थोड़ा सा डार्क, क्योंकि उसी फैमिली का पर्सन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है। इस भाई का रंग कैसा है? तो इस भाई का रंग है डार्क ग्रे कलर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, जो निम्बस स्टेटस क्लाउड है, अगर हिंदी का वर्ड आप देखो तो यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है वर्षा। तो वह बादल जो कि रेन के लिए जाने जाते हैं, तो कौन से क्लाउड्स हैं? निम्बो स्टेटस। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ऑप्शन में पूछता है कि वह बादल जो कि बरसात के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं या वर्षा के लिए जाने जाते हैं, ड्रीजल वगैरह नहीं, वर्षा के लिए। तो आप किस पे टिक करेंगे? निम्बो स्टेटस क्लाउड्स। ठीक है, तो इन्हीं क्लाउड्स को जब ये वर्षा करवा रहे हैं तो किस और नाम से भी जाना जाता है? रेन क्लाउड्स के नाम से, या फिर रेनी क्लाउड्स के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। दूसरा पॉइंट हुआ हमारा। ठीक है, इन्हीं क्लाउड्स को हम क्या बोलेंगे? फिर रेनी क्लाउड्स बोलेंगे। अभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये रेन कैसे करवा पा रहे हैं? कुछ फैक्टर है या कोई फैक्टर नहीं है? यहां पर कोई फैक्टर तो होगा। कोई फैक्टर है या नहीं है? प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर मैं ऊपर की बात करूं एटमॉस्फेयर की, तो वहां पे वाटर वेपर तो है ही, है ना। देखो, जो बादल हैं ये जाने जाते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के लिए भी। ठीक है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी समझते हैं? आपने एक बड़ी सुना होगा आर्द्रता, हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, और कैपेसिटी मतलब आप समझ सकते हैं योग्यता या फिर एबिलिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? इनके पास कैपेसिटी ज्यादा है कि ये वाटर को या फिर मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं आपसे बोलता हूँ 2 टाइप के लोग हैं। ठीक है, एक इंसान वो है जिसके पास कैपेसिटी नहीं है वाटर को होल्ड करने की। ठीक है, एक इंसान वो है जिसके पास कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की। ठीक है, तो ये वही टाइप का इंसान है जिसके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। किसको होल्ड करने की? वाटर मॉइस्चर कंटेंट को या फिर मॉइस्चर को। ठीक है, इसीलिए बादल किस नाम से जाने जाते हैं? रेनी क्लाउड्स के नाम से आते हैं, फिर वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं। पॉइंट क्लियर है? कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे यह मेघ, यह मेघ, यह मेघ गहरे सलेटी रंग के होते हैं। 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 यह मेघ गहरे सलेटी रंग के होते हैं, जो कि वर्षा के लिए जाने जाते हैं। 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 फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वर्षा स्त्रीय मेघ को, वर्षा स्त्रीय मेघ को, वर्षा स्त्रीय मेघ को वर्षा वाले बादल, वर्षा वाले बादल के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा वाले बादल के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा वाले बादल के नाम से भी जाना जाता है। इसको अंडरलाइन करेंगे तो क्वेश्चन बनता है कि रेनी क्लाउड्स कौन से होते हैं या फिर रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से क्लाउड्स हैं। आप इस पर टिक करेंगे निम्बो स्टेटस क्लाउड पे। इस बार लिखेंगे these are the dark gray color clouds. These are the dark gray color clouds. These are the dark gray color clouds. These are the dark gray color clouds which is responsible
responsible which is responsible for the rain, which is responsible for the rain, due to which these clouds are also known as due to which these clouds are also known as by the name of rainy clouds, नोट किया सभी ने? ठीक है, नोट किया? ठीक है, अब एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के पास, ठीक है, उस होमवर्क को नोट करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज आपको याद रहेगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, यही बात मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सभी की पिक देखनी है, पिक देख सकते हो, ठीक है। पिक में किसी बोलो जिससे आपको उसकी शेप साइज वगैरह के बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो नेट के माध्यम से आप इन सभी की शेप देख लेना और थोड़ा सा डिफरेंस करना कि कौन सा क्लाउड किस टाइप का है, ठीक है। कोशिश मैंने आपकी समझाने की। अब यहाँ पे देखो मुझे पेंटिंग वगैरह तो नहीं आती है कि मैं सभी का डायग्राम वगैरह बनाऊँ, तो आप एक बार कोशिश करना कि आप नेट के माध्यम से सभी को एक बार उसकी पिक देख सकें, ठीक है, बात क्लियर है। और फोर्थ वन जो है, फोर्थ वन को मैंने डिस्क्राइब किया था जब फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताई थी, तो फोर्थ वन को मैंने डिस्क्राइब किया था वह क्लाउड जो कि किस फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में, ठीक है, नीचे वाले एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड तक पाए जा रहे हैं, वो हमारी फोर्थ टाइप है जिसको हमें पढ़ना नहीं है, केवल वहां पे हमने नोट किया। बात क्लियर है। तो एक नया टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन कम से कम यहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट समझते हैं सभी लोग क्या होते हैं, कौन बताएगा? ये देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। अगर मैं 8वीं क्लास के बच्चे को बिठाऊं या 5वीं क्लास के बच्चे को भी बोल देगा महाद्वीप, तो उसमें और आप में क्या डिफरेंस है, बोलो। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन सुनी सभी लोगों ने, कितने लोगों को समझ आई है? पीछे क्या चल रहा है? तुमसे कह रहा हूं मैं, क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं कर रहे हो। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था? किसे कहते हैं, डिफाइन करना चाहते हो, बोलो। पानी से घिरा होता है उसको महाद्वीप कहते हैं। सही डेफिनेशन है? गलत है? सही क्या है फिर? ध्यान रहा तुम्हारा, देख लो। वह लैंड मास, ठीक है, जिस लैंड मास के अंतर्गत बहुत सारी कंट्रीज हैं, पॉइंट आप इस तरह भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। आप पानी से क्यों घिरा रहे हो उसको? पानी से क्यों घिरा रहे हो? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे बात, ठीक है। वह लैंड मास, सपोज करो लैंड मास है और इस लैंड मास के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं, ठीक है, कुछ एरिया में बड़ी भी हो सकती है, कुछ छोटी भी हो सकती है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, मतलब महाद्वीप, ठीक है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो, एक होता है आइलैंड, ठीक है। आइलैंड वह लैंड मास होता है जो कि पानी से चारों साइड से कवर हो। आइलैंड वह लैंड मास होता है जो कि पानी से चारों साइड से कवर, उसको हम बोलते हैं द्वीप, ठीक है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं महाद्वीप। और एक इसी के पार्ट दूसरी टर्म होती है पेनिनसुलर या फिर पेनिनसुला, वह लैंड मास जो कि 3 साइड से बॉर्डर से कवर हो। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया का ये वाला पोर्शन, ठीक है, 3 साइड से बॉर्डर से कवर है, तो इस एरिया को बोल सकते हैं पेनिनसुलर, प्रायद्वीप, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, लिखेंगे हेडिंग कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। नोट किया सभी ने? अब यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? प्रियांक कुछ कहना चाहते हो? सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा, पक्का 100%? ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने वाले को करेंगे जो कि सबसे बड़ा है, तो लिखेंगे एशिया।
लिखेंगे एशिया। ठीक है, अब वही चीज मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूँ। कौन सी बात? कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कौन सी प्रोजेक्टर की। तो जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग एटलस या फिर मोबाइल में वर्ल्ड मैप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जिसके पास एटलस है आप एटलस ओपन कर लो, और अगर एटलस नहीं है तो आप मोबाइल में वर्ल्ड का मैप ओपन कर सकते हैं। और किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी रो में, तो आप एक बार बता दो। मोबाइल सभी के पास है? कोई ऐसी रो तो नहीं है जिसके पास एक भी मोबाइल फोन ना हो? एटलस ओपन करेंगे 1 मिनट का टाइम है जल्दी से, या फिर मोबाइल में वर्ल्ड का मैप ओपन करेंगे। ठीक है, कोई ऐसे स्टूडेंट तो नहीं इसके पास मोबाइल ना हो, या फिर कोई ऐसी रो जिसके पास मोबाइल ही ना हो? सभी के पास है? नहीं है? आप इनके साथ शेयर हो जाओ। अच्छा जी, ओपन किया, मोबाइल ओपन किया पीछे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पुट अप करूंगा उनको आप नेट की हेल्प से यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो मैं पूछना चाहता हूँ वो क्वेश्चन ये है, अगर मैं एशिया की बात करूँ तो कौन से हेमिस्फीयर में आता है? हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध। हेमिस्फीयर को समझते हो? जो कि आधा सर्कल हो। गोलार्ध मतलब आधा सर्कल कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है एशिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है? नॉर्दर्न में, बस केवल नॉर्दर्न में। नॉर्दर्न प्लस ईस्टर्न दोनों हेमिस्फीयर में आता है, ध्यान से देखो। ठीक है, एशिया जो है वो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, पहला पॉइंट। ध्यान से देखो, केवल नॉर्दर्न नहीं है, नहीं आपके पास। आप इनके साथ शेयर हो जाओ ना, फिर देख लो, है ना? नहीं, पीछे कह रहा हूं मैं, पीछे। ठीक है, नॉर्दर्न प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, केवल नॉर्दर्न में नहीं, केवल ईस्टर्न में नहीं, नॉर्दर्न प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह हमारे इंडिया भी कहां पर लाई करता है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो पहला पॉइंट क्या है, जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया वो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड भी है। सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर रिसाइड करती है? सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में ही रिसाइड करती है। सबसे ज्यादा लैंड मास, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर रिसाइड करती है? तो एशिया महाद्वीप में ही रिसाइड करती है। दो पॉइंट्स हुए हमारे कवर। अब तीसरा पॉइंट है, एशिया से कौन कौन से इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स मतलब अक्षांश और देशांतर पास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, मतलब कर्क रेखा पास होता है, हो रहा है। देखेंगे कर्क रेखा कितना है, 3.5 डिग्री, दिखा नहीं दिखा? पास होता है। इक्वेटर, इक्वेटर पास होता है नहीं होता है? इक्वेटर पास हो रहा है नहीं हो रहा है? अभी तो देख रहे हो। एक काम करो, आप मोबाइल में ओपन कर लो। सबसे अधिक पॉपुलेशन, सबसे अधिक लैंडमार्क एशिया महाद्वीप का है। क्या कंफ्यूजन है? क्लियर है ना? ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 3.5 डिग्री उत्तर पास हो रही है। ठीक है, चलो एक और पॉइंट बता देता हूं, पहले समझ लो। एक होता है हमारा अक्षांश जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूड जिसको हम बोलते हैं देशांतर। अब जो भी रेखा इस तरह की होगी, वर्टिकली रूप में पास होगी, इसको हम बोलेंगे देशांतर। ठीक है, जो भी रेखा हमारी हॉरिजॉन्टल रूप में पास होगी इसको हम बोलेंगे अक्षांश। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक अक्षांश है, एक लैटिट्यूड है जिसकी वैल्यू 3.5 डिग्री उत्तर पास होता है एशिया से। ठीक है, इक्वेटर क्या है? एक अक्षांश है जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, पास हो रहा है। ठीक है, इसी तरह देखेंगे आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री उत्तर, देखो ध्यान से देखो, पास होता है। तीनों लाइंस को देखा, चाहे आप पेंसिल से टिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि एशिया से कौन कौन से अक्षांश पास हो रहे हैं, इंपोर्टेंट वन, या कौन से पास नहीं होते हैं। तो आप क्या करते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इक्वेटर पास होता है और आर्कटिक सर्कल पास होता है 66 डिग्री नॉर्थ। हाँ, तो कोई नहीं, रशिया कहाँ का पार्ट है? तो फिर उसका ये वाला हिस्सा यूरेशिया का पार्ट है, ये वाला, इस साइड वाला। जो रशिया का ये वाला पोर्शन देखते हैं जो कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है उसको हम यूरेशिया बोलते हैं।
ये वाला पोर्शन तो हमारे लिए है, वो भी ऐसे हमारा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एशिया से पास होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन रेखा पास हो रहा है, नहीं होता है। ध्यान से देखो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन रेखा नहीं होता। अब किसी के मैप में पास हो तो नहीं रहा, ये बोल दो। अगर किसी के में हो रहा है तो बताओ, हो रहा है? किसी के मैप में हो रहा है वो बता दो। इस तरह के भी कंफ्यूजन होते हैं क्लास में। मैंने एक बार इस तरह बोला कि बता दो, एक बोलता है कि हाँ हो रहा है, ठीक है। नहीं होता है पास। यही हमारे इंपोर्टेंट वंस लैटिट्यूड्स हैं जो कि एशिया से पास होते हैं। नोट कैसे अभी पहले समझ लो। 3 फैक्ट हो गए। और 4th फैक्ट है एशिया में टोटल कंट्रीज कितनी है? काउंट करोगे? चलो काउंट करके बता दो आज। करो, कौन काउंट करना चाहता है? हमारे महाद्वीप में टोटल कंट्रीज कितनी है? 195। आप तो एशिया के साथ सब कुछ लिखा रहे हो। केवल एशिया में देखो, ध्यान करो, केवल एशिया में। कंफ्यूज मत हो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट का टाइम है, तब देख के बता दो तसल्ली से बताओ। 48, एक आंसर है 48। अब बताओ आप। बिल्कुल सही आंसर है। 48 कंट्रीज कहां पर है? हमारे महाद्वीप में, एशिया में। अब 48 में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है अकॉर्डिंग टू द एरिया? चाइना, रशिया, रशिया एशिया का ही पार्ट है, लेकिन रशिया का एक पोर्शन ऐसा जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, जो कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, बात समझो। रशिया जो है वो हमारे एशिया का पार्ट है, ठीक है। रशिया का जो ये वाला पोर्शन है ये यूरोप से कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं यूरेशिया। तो एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि एशिया में भी कॉमन है और यूरोप में भी कॉमन है, लेकिन हम इसको काउंट करते हैं इसमें एशिया में। इसको हम काउंट करेंगे एशिया में। इसका एक पोर्शन ऐसा है जो कि यूरोप और हमारे एशिया से इंटरकनेक्टेड है, और यही वाली साइड जो है, यहीं पे वो साइड आपकी बैठती है जो आप कहना चाह रहे हो। अब बात समझो, जब ये वाली साइड इसको भी टच करिए, उसको भी टच करिए, लेकिन सब मेजर पोर्शन की साइड है, मेजर पोर्शन तो हमारे एशिया की तरफ है, इसीलिए हम इसको काउंट करते हैं कि एशिया का पार्ट है। ऐसी बात नहीं कि यूरोप का पार्ट है, वो एशिया का भी पार्ट है, ठीक है। कैपिटल होना, ठीक है, कैपिटल होना एक अलग चीज है, लेकिन लैंड मास होना वो अलग चीज है। अगर मैं बात करूं, इसको आप मेजर करके देख लो, ठीक है। अगर मैं यूरोप वाला पोर्शन देखूं तो माइनस का पोर्शन है जो यूरोप की तरफ जा रहा है। मेजर पोर्शन तो किसी तरफ जा रहा है? मेजर पोर्शन तो हमारे एशिया की तरफ जा रहा है। इसी चीज को जब आप नेट पे देखते हो, नेट पे कंफर्म कर लेना, मुझे फिर बता देना, ठीक है। तो आप पाओगे कि एशिया का ही पार्ट है वो यूरोप का पार्ट नहीं है। जो पोर्शन यूरोप और एशिया को कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं यूरेशिया, इसलिए बोलते हैं यूरेशिया। अब इसमें भी बढ़ के आ रहा है यूरोप भी प्लस एशिया भी, दोनों कॉन्टिनेंट का कॉम्बिनेशन। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मेजर पोर्शन तो एशिया की तरफ है, तो किसका कॉम्बिनेशन हो गया? वो एशिया का पार्ट हो गया, ठीक है। कंफर्म कर लेना, फिर चाहे मुझे कल बता देना। बात क्लियर है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। ऐसी भी कंट्री है रशिया जिसमें एक ही टाइम पे यहाँ पर दिन भी हो रहा है और एक ही जगह रात भी हो रही है, एक ही कंट्री में। अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया में अगर हम मेरठ में बैठे हैं तो दिन निकल रहा है, ऐसा तो नहीं कन्याकुमारी में रात हो रही होगी? अगर हो रही होगी तो बताओ, दिन ही निकल रहा होगा, ठीक है। और एक ही टाइम जोन को फॉलो किया जाता है, कहां पर? इंडिया में। लेकिन जब मैं बात करता हूं रशिया की, तो रशिया में 2 टाइम जोन को भी फॉलो किया जाता है, इसी कारण। बात क्लियर है। तो एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी हो गई और सबसे छोटी? बिल्कुल, सबसे छोटी कंट्री मालदीव। और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अगर मैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, चाइना सबसे छोटी कंट्री, तो मालदीव बिल्कुल सही आंसर है। छोटी में फिर से मालदीव, और पॉपुलेशन में सबसे बड़ी तो चाइना, ठीक है। तो ये फैक्ट्स को पहले लिखेंगे, फिर आगे स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। बोलो। वर्ल्ड में, वो वर्ल्ड में मैं बात कर रहा हूँ एशिया में, तो एशिया में मालदीव पे जाओगे, जहां का एरिया कम है, वही कंट्री हमारे एशिया में ऐसी है जहां की पॉपुलेशन सबसे कम है। वेटिकन सिटी वर्ल्ड में, ठीक है। बोलो। एशिया की सबसे बड़ी कंट्री चाइना है। एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ी रशिया।
यूरोप ही है पक्का। नेट पे कंफर्म करो, सभी लोग मोबाइल निकालो, एक बार मोबाइल निकालो और निकालो। नहीं, बुक्स में मैंने तो पढ़ रखा था, तभी तो बता रहा हूँ रशिया। अब आप एक बार नेट से निकालो, क्या रहा है? रशिया आ रहा है, फिर बताओ। हाँ तो मुझे तो डाला है, एक बार चेक करो। क्वेश्चन लिखेंगे लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द एशिया, चेक करो जरा, 2 मिनट का टाइम है। वही तुम कह रहा हूँ क्षेत्रफल के अनुसार देखो तुम्हारे सामने, मैंने चेक नहीं करा, मेरा मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है। मैं सभी स्टूडेंट से कह रहा हूँ चेक करो एक बार। आप बात को समझने की कोशिश करो, पीछे वालों से मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका पोर्शन यूरोप और हमारे एशिया को कनेक्ट करता है, इसलिए यूरेशिया बोलते हैं इसको। कुछ पोर्शन इसका यूरोप में है, कुछ इसका एशिया में है, इसीलिए हम इसको यूरेशिया बोल रहे हैं, लेकिन इसका मेजर पोर्शन हमारे एशिया में आता है। अब ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है, इस वजह से वो कंफ्यूजन है। अब एक बार दोबारा कंफर्म कर लो, क्या आंसर आ रहा है? तो फिर वही तो कह रहा हूँ, मैप को देख लो आप, एशिया का मैप देखो जरा, एशिया के मैप में रशिया आएगा, यूरोप के मैप को देखना, उसमें थोड़ा सा पोर्शन आएगा उसका। आप एक काम करना, कल 10 सोर्स देखना, मेरे पास सुनो, ये पॉपुलेशन देखने में वही तो देख रहा हूँ। अब मैं वही बताता हूँ आपको, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, अब आप मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके पास 10 सोर्स होंगे, ठीक है, 10 सोर्स है भाई, 10 पब्लिकेशन आपके पास ज्योग्राफी के होंगे, उसमें क्वेश्चन को चेक करना, कल मेरे पास लेना। बात क्लियर है? जहां पर ज्यादा आपको आंसर मिलेगा वो रशिया ही मिलेगा, बात समझने की कोशिश करो। अगर कम मिलता है तो मुझे कल बताना, ब्लेम करना कि सर नहीं वो आ रहा है, चाइना आ रहा है, तो कल मुझे बता देना, ठीक है? बात क्लियर है? अब एक बार लिखना शुरू करते हैं, लिखो, ठीक है, लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले हिंदी वाली लिखेंगे, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप विश्व का, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत या फिर जिसमें विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भी रहती है, जिसमें विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भी निवास करती है या फिर रहती है, जिसमें विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भी निवास करती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि सबसे अधिक पॉपुलेशन और सबसे अधिक लैंड मास किस कॉन्टिनेंट का है, तो एशिया कॉन्टिनेंट का है, नोट किया सभी ने। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एशिया महाद्वीप उत्तर पूर्वी गोलार्ध, एशिया महाद्वीप उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। गोलार्ध समझते हैं सभी, ठीक है। एशिया महाद्वीप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। इंग्लिश में लिखेंगे, कंटिन्यू करते हैं, 2 पॉइंट्स को लिखो पहले, अदरवाइज तुम लोग पीछे रह जाओगे, टाइम होने वाला है। लिखेंगे, एशिया इज दी लिख लिया इंग्लिश वालों ने, तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ, फिर इंग्लिश वाले सकते हैं या फिर इंग्लिश में बोल देता हूँ, हिंदी वाले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हुए हमारे, नॉर्दर्न वाला और पॉपुलेटेड और लैंड मास वाला, दोनों पॉइंट्स कवर हो गए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे एशिया महाद्वीप से या इस महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से या फिर इस महाद्वीप से कर्क रेखा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले टर्म भी लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, चाहे उसका मायने भी लिख लो, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर। फिर लिखेंगे भूमध्य रेखा 0 डिग्री,
फिर कोमा लगा लिखेंगे आर्कटिक सर्कल, मतलब आर्कटिक गोलार्ध, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री। मैप में देखते भी चलो, साथ में एड्रेस में देखते भी चलो, टिक कर लो कि तीनों हैं या फिर किसी के मैप में से गायब हो, है ना? तो ठीक है, लिखेंगे आर्कटिक सर्कल। ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक सर्कल से पास होकर गुजरती हैं, से पास होकर गुजरती हैं, से पास होकर गुजरती हैं, से पास होकर गुजरती हैं। नोट के सभी ने 3 फैक्ट हुए, इंग्लिश वाले लिख दिया। 4th फैक्ट है हमारा, अब मैं बात करता हूं किसकी, लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द एरिया एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो लिखेंगे एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार रशिया, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप रूस, लिखेंगे रशिया या फिर रूस है। और जबकि सबसे छोटा देश, और जबकि सबसे छोटा देश, और जबकि सबसे छोटा देश मालदीव है, और जबकि सबसे छोटा देश, और जबकि सबसे छोटा देश मालदीव है, मालदीव है। फिर लिखेंगे जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश चीन है, चीन है। जनसंख्या के अनुसार एशिया व विश्व, विश्व में लिख सकते हैं क्योंकि विश्व में वो नंबर 1 पे ही है। जनसंख्या के अनुसार एशिया व विश्व का सबसे बड़ा देश, एशिया व विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। और जबकि एशिया का सबसे छोटा देश, ब्रैकेट में पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, मालदीव है, मालदीव है, मालदीव है। नोट किया सभी ने? अभी फैक्ट आपका रह गया है, उस फैक्ट को पहले आना था, कोई नहीं, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है इसमें टोटल कंट्रीज कितनी है, तो आपको टिक करना है 48। तो लिखेंगे एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में कुल, एशिया महाद्वीप में कुल 48, एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं, एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं। नोट के सभी ने? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला फैक्ट मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है हमारा एशिया। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट यही है, सबसे अधिक लैंड मास किसका है, तो एशिया कॉन्टिनेंट का ही है। तीसरा फैक्ट क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और आर्कटिक सर्कल तीनों इसी से पास होते हैं। ठीक है, मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और हमारा आर्कटिक गोलार्ध सभी इसी से पास हो रहे हैं। टोटल कंट्रीज कितनी है, 48। अकॉर्डिंग टू द एरिया रशिया लार्जेस्ट कंट्री है, स्मॉलेस्ट मालदीव है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन चाइना, और फिर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन मालदीव सबसे छोटी कंट्री है। इतने फैक्ट्स हो गए हमारे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करूंगा और आपको 1 मिनट का टाइम दे दूंगा, आपको उस क्वेश्चन को मैप से फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, एशिया में कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनको हम गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं वर्ड लिख रहा हूं फिर बता भी रहा हूं क्या होता है उसका मीनिंग। और देखो नेट पे मत देखना, आपको केवल मैप में देखना है, नेट पे सर्च मत करना, केवल मैप में आपको सर्च करके बताना है। ठीक है, बोलो। थाईलैंड, ये वियतनाम, तीसरी कंट्री वियतनाम है। ठीक है, देखो मैंने वर्ड बोला है गोल्डन क्रिसेंट। अब ये वर्ड पहले मैं आपको समझा देता हूं, इसका मतलब क्या होता है। क्रिसेंट मतलब होता है नाव जैसी शेप। क्या? अच्छा, थाईलैंड है, वियतनाम है, चलो ठीक है, अभी कंफर्म करते हैं। ठीक है, क्रिसेंट मतलब क्या होता है, क्रिसेंट मतलब होता है थोड़ी सी नाव जैसी शेप। ठीक है, किसके सिमिलर, बोट के सिमिलर, जैसे आपने देखी होगी कुछ इस टाइप की शेप होती है।
आधा चांद बोलते हैं ना, आधा चांद, ठीक है। तो आधे चांद जैसी शेप, ठीक है। अब सर्च करो कहां पे है कंट्रीज। बिल्कुल, देखो मिली कंट्री या नहीं मिली? नहीं मिली। किसको नहीं मिली? जिसको नहीं मिली एक बार हाथ रेस करो। और शेप देखो, शेप कैसी बन रही है? आधे चांद जैसी बन रही है, नहीं बन रही है? शेप भी देखो तीनों कंट्रीज की। वियतनाम, म्यांमार। म्यांमार हमारी कंट्री के पास में ही है, मिला सभी को नहीं मिला? पूरी नहीं बनेगी शेप, बिल्कुल नहीं बनेगी, सिमिलर बनेगी। अब बिल्कुल ये मत देखो कि बिल्कुल इसके जैसे बनेगी, ठीक है, लगभग सिमिलर बनेगी, लगभग सिमिलर बनेगी। देखा सभी ने, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है। पहले तो गोल्डन क्रिसेंट आपने कंफर्म किया, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? गोल्डन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल वाली कंट्रीज देखो, कोई ट्रायंगल भी बना रही है कंट्री? 3 कंट्री ऐसी है जो ट्रायंगल बना रही है, बोलो। ट्रायंगल में दूसरी कंट्री आ जाएगी, वो ट्रायंगल कैसे बना देंगे? अब क्या? अच्छा, ट्रायंगल में अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, जरा फोकस करो। कैसे कॉमन आ जाएगी क्रिसेंट और इसमें? पूछो इस साइड को। बिल्कुल, एक पॉइंट ये वाला भी है। तो यहां पर कंट्री का नाम क्या है? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। 2 फैक्टर डिपेंड करते हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं। पॉइंट वो भी है और पॉइंट ये भी है, लेकिन जो ऑथेंटिक पॉइंट है वो ये है कि हमारे यहाँ पर एशिया में जो गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है वो 3 कंट्री ये हैं। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। इन 3 कंट्री को टिक करो। शेप में नहीं लगेंगी, शेप में थोड़ी बहुत ही लगेंगी, लेकिन उसके फैक्टर के कारण इनको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। ये नहीं कि मैप में तुम्हें एज इट इज ट्रायंगल बना दिखेगा। क्या? उल्टा दिख रहा है? ठीक है, हाँ तो कुछ नहीं, बात समझो, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल अगर पूछा जाता है तो आप टिक करेंगे। शांत हो जाओ। मिले कंट्री नहीं मिले? मिल गए ना? क्या रहा है? क्या रहा है? बोलो। एक बार चेक करो, एशिया की 3 कंट्री जिनको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, चेक करो, बोलो। अब उसी को नीचे की तरफ चेक करो, इसी के साइड्स में आपको 3 कंट्री और मिलेंगे। बात समझो, वो शेप के अकॉर्डिंग और ये पर्टिकुलर खेती के अकॉर्डिंग। जो पॉइंट उसने बताया, आपने पॉइंट नोट नहीं करा, वो लड़का जब से बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों फैक्टर हैं, लेकिन ऑथेंटिक हम इसको बोलते हैं क्योंकि फेमस ये वाला पॉइंट है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, वो 10 मिनट से बोले जा रहा है लड़का। बिल्कुल बिल्कुल, तो 2 पॉइंट ये हैं, बात समझो, क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं किसी को? लिखने शुरू करेंगे, लिखो, लिखेंगे, लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। एशिया के स्वर्णिम त्रिभुज वाले देश हैं। एशिया के स्वर्णिम त्रिभुज वाले देश हैं, स्वर्णिम त्रिभुज वाले देश हैं अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान,
ईरान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। नोट के सभी ने। अब नेक्स्ट लिखेंगे गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट। इस वर्ड को एज इट इज आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल जो मीनिंग बैठेगा इसका हिंदी में वो मुझे नहीं पता है, क्रिसेंट से मुझे याद है। तो लिखेंगे 3 कंट्रीज हैं। फर्स्ट लिखेंगे एशिया के 3 स्वर्णिम त्रिभुज वाले देश हैं, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। नोट किया सभी ने। फिर लिखेंगे गोल्डन क्रिसेंट वाले जो हमारी कंट्रीज हैं उनके नाम लिखेंगे म्यांमार, लाओस और वियतनाम। म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ठीक है। अब उसके ब्रैकेट में जो ट्रायंगल वाला पॉइंट है, एक पॉइंट और ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू दी एग्रीकल्चर, कृषि के अनुसार। हिस्टोरिकल फैक्टर भी आ जाएगा इसमें। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू दी एग्रीकल्चर, उसमें ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू दी एग्रीकल्चर, कृषि के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में कृषि के अनुसार उसमें वर्ड ऐड कर लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल वाले में कृषि के अनुसार, इसमें पॉइंट ऐड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इतना पढ़ के आएंगे, इससे नेक्स्ट कल।